अच्छा तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का तीसरा दिन भी खत्म हो गया और पाकिस्तान के इस वक्त 94 रन के ऊपर 4 आउट हैं और पाकिस्तान की सिर्फ 23 रन की लीड है। पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत बुरी सिचुएशन के अंदर फंस चुका है कि 90% चांसेस हैं कि पाकिस्तान जो है ये मैच हार जाए और 10% चांस है कि भाई कोई मिरेकल हो जाए और बाबर आजम रिजवान कोई लंबी पार्टनरशिप लगा जाए, फिर बॉलर्स आके अपना काम बेहतरीन कर जाए तो पाकिस्तान जीत सकता है। उसके अलावा 90% चांसेस हैं कि पाकिस्तान ये मैच हार जाए। इस वक्त क्रीज के ऊपर बाबर आजम 49 रन के ऊपर नॉट आउट खड़े हैं और उनका साथ दे रहे हैं रिजवान जो 16 रन के ऊपर नॉट आउट खड़े हैं। लेकिन रिजवान ने जो आखिरी बॉल के ऊपर एक ब्लंडर किया है ना, ये ब्लंडर था लिटरली। बस उसने शॉट खेली और शॉट खेलने के बाद जो है उसने स्टंप को जो है वो बल्ला मार के बेल्स गिरा दी और उसके ऊपर अच्छी खासी अपील की गई थी साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स की जानिब से, जो आसपास जो फील्डर खड़े हुए थे। जब अंपायर ने कहा जी हमने जो है वो स्टंप कह दिए, तो इस तरह स्प्लिट ऑफ अ सेकंड्स की वजह से जो है वो रिजवान बच गए और दान निकालते हुए जा थे। लेकिन ये बचत हो गई है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान जो है एक और नुकसान उठाने से बच गया, वरना अगर तो कोई और भी होता मेरे ख्याल में तो वो शायद आउट दे देता। लेकिन सिर्फ इस वजह से रिजवान बच गया कि स्प्लिट ऑफ अ सेकंड पहले जो है वो अंपायर ने स्टंप्स का वो कह दिया था कि भाई स्टंप्स हो गया, तो रिजवान ने बल्ला मार दिया और फिर हंस के जा रहे थे। लेकिन ये तो एक बेसिक सी चीज है यार कि आपको ये काम नहीं करना होता, ये काम अंपायर का है। अगर तो हो जाता खुदा ना खास्ता यहाँ पे रिजवान के लिए डिसीजन ले लिया जाता, रिजवान तो आउट था, ये तो साफ साफ हिट विकेट था। लेकिन सिर्फ ये था कि भाई रिजवान ने जो है वो स्टंप्स के ऐलान के थोड़ी देर बाद जो है ये किया था, तो रिजवान बच गया। लेकिन खैर इस वक्त पाकिस्तान के 94 रन हैं और 4 आउट है और सिर्फ 23 रन की लीड है। दिन की अगर शुरू से बात करें तो पाकिस्तान ने दिन का आगाज काफी अच्छा किया था। पाकिस्तान ने जो है वो बहुत जल्दी 4 आउट कर दिए थे। आसिफ अफरीदी ने जो है वो अपने 5 आउट मुकम्मल किए और रिकॉर्ड बना दिया भाई। जो 92 साल से एक रिकॉर्ड कायम था उसको अपने नाम कर लिया कि टेस्ट डेब्यू पे सबसे ज्यादा उम्र वाले बंदे ने जो है वो फाइफर ले लिया है, यानी पंजा लगाया है। और ये एजाज जो है वो आसिफ अफरीदी के खाते में जाता है। आसिफ अफरीदी ने जो है वो बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग की, बहुत ज्यादा खूबसूरत उनकी बॉलिंग देख के मजा आ रहा था। लेकिन फिर बाद में जो नए बॉल वाली एक शानी भाई ने जबली मार दी, वो नहीं समझ आई कि वो क्यों, यानी कि इतना अच्छा आप लोग लेके चल रहे थे, आपको बॉल अच्छे मिल रहे थे, ब्रेक हो रहा था आसिफ अफरीदी का, आसिफ अफरीदी जो है वो आउट पे आउट कर रहा था। फिर उसके अंदर आसिफ अफरीदी की बॉलिंग में काफी ज्यादा चांसेस भी मिले, जैसे इमामुल हक ने एक कैच ड्रॉप किया, उसके बाद रिजवान ने स्टंप छोड़ा, उसके बाद फिर एक कैच आसिफ अफरीदी ने खुद छोड़ दिया, उसके बाद एक कैच मुथु सैमी का सलमान अली आगा ने छोड़ दिया, फिर उसके बाद एक रिजवान ने जो है लेग साइड से कैच छोड़ दिया, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने फील्डिंग के अंदर भी गन करना शुरू कर दिया। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हुई हैं जिसके ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान ने जो है वो दिन का आगाज तो काफी अच्छा कर लिया था। पाकिस्तान ने जल्दी ही 4 आउट कर लिए थे, 70-80 रन की लग रहा था कि पाकिस्तान लीड ले लेगा। लेकिन उसके बाद जो है पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा ब्लंडर किए, जिसकी वजह से पाकिस्तान अब 70 रन की ट्रायल को पहले चेस किया और उसके बाद अभी सिर्फ 23 रन की लीड पे है। आसिफ अफरीदी ने जो है वो बहुत ही खूबसूरत किस्म की बॉलिंग की। आसिफ अफरीदी ने 6 आउट किए और आसिफ अफरीदी ने रिकॉर्ड एक अपने नाम किया है कि टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा उम्र दराज बॉलर बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट डेब्यू पर पंजा लगाया है। उसके बाद जो है पाकिस्तान अपनी असलियत के ऊपर आ गया। पाकिस्तान की टेल एंड एक तरफ करती है भाईजान 4-5 बंदे मिलकर 16-17 स्कोर, इससे ज्यादा दोनों मैचेस में मेरे ख्याल में नहीं हुए। पहले मैच के अंदर भी पाकिस्तान ने सिर्फ 22 या 23 रन बनाए थे और दूसरे मैच के अंदर भी पाकिस्तान की टेल ने सिर्फ 17 स्कोर बनाए। 316 के ऊपर जो है पाकिस्तान के 5 आउट थे और 333 के ऊपर पाकिस्तान की ऑल टीम आउट हो गई। फिर हम अगर दूसरी तरफ देखें साउथ अफ्रीका की टेल एंड को, तो साउथ अफ्रीका के जो है वो 235 रन के ऊपर 8 आउट हो गए थे और उसके बाद केशव महाराज, मुथु सैमी और उसके साथ कागिसो रबाडा ने मिलकर 170 रन बोर्ड पे लगा दी और पाकिस्तान को जो है वो 70 रन की ट्रायल दे दी कि भाई पहले ये जो 70 रन है ना इनको पूरे करके दिखाओ, जिसके अंदर बेहतरीन किस्म की बैटिंग की इन तीनों प्लेयर्स ने। मुथु सैमी ने जो है वो 90 रन मेरे ख्याल में किए, उसके बाद केशव महाराज ने 30 रन किए और कागिसो रबाडा ने जो है वो 71 रन किए।
किशोर महाराज को जो है वो 9 रन के ऊपर चांस मिला था। इमामुल हक ने जो है किशोर महाराज का सिली में कैच ड्रॉप किया। उसके बाद जब किशोर महाराज 10 रन के ऊपर गए तो रिजवान ने जो है किशोर महाराज का स्टंप मिस कर दिया और उससे अगली ही बॉल के ऊपर आसिफ अफरीदी ने खुद जो बॉलिंग कर रहे थे उन्होंने किशोर महाराज का कैच ड्रॉप कर दिया। फिर किशोर महाराज ने जो है भाई कहा कि अब मुझे मिल गया मौका तो अब मैं मारूंगा, और किशोर महाराज ने जो है वो 30 रन की बेहतरीन बारी खेली और बेहतरीन किस्म का साथ दिया उन्होंने मुथु सैमी का। उसके बाद आते हैं जी कगिसो रबाडा। कगिसो रबाडा जैसे ही आते हैं शान मसूद को जो है वो एक चुल चढ़ती है हमारे शानी भाई, हमारे कप्तान, मेरे कप्तान को, कि वो नया बॉल ले लेते हैं। और इस तरह आसिफ अफरीदी का जो एक मोमेंटम बना हुआ था कि वो जो है अच्छा खासा ब्रेक कर रहे थे, ब्रेक थ्रू दिलवा रहे थे, आउट कर रहे थे, 5 आउट कर चुके थे, तो उनका वो ब्रेक खत्म हो गया था। क्योंकि अगर आप पहले बॉल का स्पेल देखो या मैच बॉलिंग के शुरू का स्पेल देखो जो आसिफ अफरीदी ने किया था, उसके अंदर भी आसिफ अफरीदी कुछ इतना खास दिखाई नहीं दिए थे, उनका वो ब्रेक हो ही नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही बॉल पुराना हुआ था आसिफ अफरीदी ने जो है वो 5 आउट करके दे दिए। लेकिन फिर जैसे नया बॉल आया, जैसे हलवा पड़ा हो कि बस ये बटने की देर है, आवाज लगे कि भाई कुड़ियो बालो चीजी वंडी ले जो ते मैं नस नस के जाऊंगा ते ओ शह ले लवांगा। वही हिसाब हुआ कि भाई जैसे ही 80 ओवर पूरे हुए शानी भाई ने जो है वो नया बॉल ले लिया और आसिफ अफरीदी का जो है वो ब्रेक होना खत्म हो गया। और कागिसो रबाडा ने जो खूबसूरत किस्म की बारी खेली, कागिसो रबाडा ने बहुत खूबसूरत 71 रन किए जिसके अंदर छक्के भी शामिल हैं। और ऐसे खूबसूरत खूबसूरत छक्के, खास तौर पे जो शाहीन को सामने छक्का मारा, सामने बिल्कुल छक्का मारा सीधे बल्ले से। मैंने पूरे मैच के अंदर अभी तक ऐसा शॉट नहीं देखा, पूरे मैच के अंदर नहीं, पूरी सीरीज के अंदर ऐसा शॉट नहीं देखा जो कागिसो रबाडा ने शाहीन शाह अफरीदी को मारा है। उसके बाद कागिसो रबाडा का शुरू में ही बल्ला खुल गया था। उसके अंदर एक बहुत बड़ी गलती थी हमारे कप्तान शानी भाई की कि जैसे ही कागिसो रबाडा आए तो शानी भाई ने अपनी जो फील्डिंग थी उनको बाउंड्री पे भेज दिया और कागिसो रबाडा को जो है वो फ्री हैंड मिल गया कि जो बॉल लगे उसे बाउंड्री के बाहर भेजेंगे, जो नहीं लगेगी वो सिंगल हो जाएगी। तो इस तरह जो है वो सारा का सारा मोमेंटम जो पाकिस्तान ने बनाया हुआ था वो सारा का सारा साउथ अफ्रीका के हाथ में चला गया और साउथ अफ्रीका ने फिर पाकिस्तान को अपने तरीके से चलाया है। हम लोग हर बार, ये पाकिस्तान का ना रिवायत है, ये पाकिस्तान का रिवायत है कि पाकिस्तान जो है वो हर बार पूरा का पूरा हाथी पकड़ लेती है और फिर दुम उन्हें बंदर की तरह नचाती है कि भाई कदी इधर जा तो कदी इधर जा, पर मैं तेरे हाथ नहीं आने लगा। मुथु सैमी ने जो है वो बेहतरीन किस्म की 89 रन की इनिंग खेली जिसके अंदर मेरे ख्याल में उनके 2 कैचेस भी ड्रॉप हुए थे। एक सलमान अली आगा ने कैच ड्रॉप किया था, स्लिप से भागे थे और एक थोड़ा सा मुश्किल कैच था, लेकिन जब बॉल हाथ पे लग गई तो भाई वो ड्रॉप ही है। और उसके बाद जो है वो एक कैच जो है वो बाबर आजम ने ड्रॉप किया। बाबर आजम ने जो है वो मुथु सैमी जो है वो रिवर्स स्वीप मारने गए तो बाबर आजम उनके एक्शन के साथ पॉइंट की तरफ भागे और वो जो है ग्लव्स पे लग के कीपर के पीछे चली गई। तो रिएक्शन में थोड़ा सा बाबर आजम लेट हो गए जिसकी वजह से बाबर आजम उस कैच तक नहीं पहुंच सके और वो कैच भी ड्रॉप हो गया। मुथु सैमी और कागिसो रबाडा ने मिलकर 98 रन की पार्टनरशिप लगाई जिसके अंदर कागिसो रबाडा ने 71 रन किए और वो रन जो है पाकिस्तान को बहुत महंगे पड़े। अभी जो पाकिस्तान की बारी चल रही है इसके हिसाब से ये रन्स बहुत महंगे पड़े हैं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान इस रन को मुकम्मल करने के चक्करों में अपने 4 आउट कर गया, यानी कि 60 रन के ऊपर पाकिस्तान के 4 आउट हो गए थे लेकिन ट्रायल खत्म नहीं हुई थी। लग रहा था कि पाकिस्तान 70 से 80 रन की लीड ले लेगा, वहां पाकिस्तान को 70 रन की ट्रायल मिली, फिर पाकिस्तान उसको पूरा करने के चक्करों में अपनी 4 विकेटें गवा गया। फिर अगर पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें तो पाकिस्तान ने इस दफा बैटिंग के अंदर चेंज किया है। पहले पाकिस्तान जो है उनका टेल एंडर जो है वो कोलैप्स कर जाते थे, आज जो है वो टॉप ऑर्डर ने जो है वो कोलैप्स कर दिया। 16 रन के ऊपर पाकिस्तान के 3 आउट हो गए थे जिसके अंदर इमामुल हक जो है पहले वो आउट हुए, फिर 16 रन के ऊपर ही जो है वो शान मसूद चलते बने और उसके बाद अब्दुल्ला शफीक हमारे किताबी प्लेयर वो भी अगली ही बॉल के ऊपर चलते बने और इस तरह 16 रन के ऊपर पाकिस्तान के 3 आउट हो गए थे। उसके बाद सऊद शकील आए, सऊद शकील ने जो है वो बाबर आजम के साथ मिलकर एक छोटी सी 44 रन की पार्टनरशिप लगाई
जो लंबी हो सकती थी, लेकिन हार्मर ने बहुत ही खूबसूरत बॉल किया। हार्मर ने तीनों ही लेफ्टीज को जो है वो वापस पहुंचाया कि भाई चलो शाबाश तुम्हारा हो गया। पहले इमामुल हक को एलबीडब्ल्यू किया, उसके बाद शान मसूद को एलबीडब्ल्यू किया। शान मसूद की एक रिवायत रही है, शान मसूद जब भी एलबीडब्ल्यू हुए शान मसूद ने एक रिव्यू अपना लॉस जाया किया है, और आज भी ऐसा ही हुआ है। पहले मैच में मेरे ख्याल में दोनों दफा शान मसूद ने रिव्यू लिया और रिव्यू लेते ही शान मसूद आउट हो गए, और आज भी जो है शान मसूद एलबीडब्ल्यू हुए और साथ ही रिव्यू लिया और फिर आउट हो गए और पाकिस्तान का रिव्यू भी जाया करवा दिया। ठीक है, उसके बाद जो है अब्दुल्ला शफीक ने पहली इनिंग के अंदर जो किया था 57 रन बनाए थे। वो 57 रन जो उन्होंने बनाए थे वो सबको पता है कि भाई 5 या 6 बारियां अब्दुल्ला शफीक को मिली थी, तो इस तरह जाके उन्होंने वो 57 रन बनाए थे। और आज तो अब्दुल्ला शफीक को मौका नहीं ना मिला, अब्दुल्ला शफीक की एक ही स्लिप लगी और मार्को यानसन ने वो कैच पकड़ लिया बेहतरीन किस्म का। कागिसो रबाडा ने बेहतरीन बॉल की हुई थी, और अब्दुल्ला शफीक का ना ये रोकने की बारी ना एक टेक्निकल इशू है, और वो ये है कि अब्दुल्ला शफीक का बल्ला थोड़ा दूर से आता है, जिसकी वजह से अब्दुल्ला शफीक के बहुत ज्यादा एजेस लगते हैं। तो अब्दुल्ला शफीक को इस चीज के ऊपर काम करने की जरूरत भी है। उसके बाद आते हैं जी रिजवान और बाबर आजम। रिजवान जो है इस वक्त 16 रन के ऊपर नॉट आउट खड़े हैं, और बाबर आजम जो है वो 49 रन के ऊपर नॉट आउट है। बाबर आजम के पास ये एक बहुत अच्छा चांस है कि अपने जो प्रेशर लिया हुआ है उसको उतारे, अपने मोमेंटम को गेन करे, अपनी जो क्लास है ना उसको दिखाए, और एक बहुत अच्छा मौका है बाबर आजम के पास हीरो बनने का दोबारा से पाकिस्तान के लिए। जो इतना बैड पैच बाबर आजम के ऊपर से बाबर आजम के ऊपर चल रहा है कि 1038 दिन हो गए हैं बाबर आजम को कि उन्होंने होम ग्राउंड के अंदर भी 50 नहीं किए, यानी कि पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने 50 नहीं की। 1038 मेरे ख्याल में दिन हो गए हैं, तो इट्स टू मच। और अब बाबर आजम मुझे लग रहा है कि भाई लंबा लेके जाएंगे, और बाबर आजम के पास ये एबिलिटी है कि वो कर सकें, और वो जो एक प्रेशर था उसको गिराएं, अपने मोमेंटम को गेन करें, अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको हाई करें। और जिस तरह रिजवान और बाबर आजम आपको पता है वो दोनों साथ काफी लंबी लंबी पार्टनरशिप्स लगा चुके हैं, T20 के अंदर भी, ओडीआई के अंदर भी, टेस्ट के अंदर भी। तो ये जोड़ी एक दफा फिर से दोबारा इकट्ठी हो गई है, और अब एक अच्छा मौका है बाबर आजम के पास कि वो परफॉर्म करे, अपना नाम दोबारा बनाए। दोबारा क्या बनाए, बाबर आजम का नाम बना हुआ है, बस वो लोग जो है बाबर आजम के हेटर्स उनके मुंह पे थूकने की बारी है। बाबर इंशाल्लाह वो करेगा। इससे ज्यादा मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि बाबर आजम को अभी बहुत लंबा जाना है। कल का दिन कम से कम बाबर आजम को खेलना है पूरा दिन के। अगर आखिरी सेशन के अंदर भी जाके बाबर आजम आउट होते हैं तो और बनता भी वहीं पे है, अगर हमने ये मैच जीतना है कि तीसरे सेशन के अंदर हम लोग साउथ अफ्रीका को बारी दें, और जो आखिरी के 5-6 ओवर होते हैं उसके अंदर उनके 1-2 आउट करने की भी कोशिश करें। उसके बाद रिजवान ने जो है वो 16 रन किए। रिजवान सही चल रहे हैं अभी तक, लेकिन जो रिजवान ने आखिर के ऊपर एक चवल मार दी ना, वो मुझे बहुत, यानी कि मैं तो जिस तरह उन्होंने अपील की थी साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स ने, विलिनी ने, मार्करम ने, आसपास टोनी डिजोजी, महाराज और ये सारे खड़े हुए थे, इन्होंने जो अपील की मैनू तो लग्या कि भाजी अंपायर दी होने लगी है उंगली खड़ी, अंपायर लैन लगा जे रिव्यू कि भाईजान देखे तो सही हुआ क्या है। और वाकई वो अगर अंपायर थोड़ी देर पहले ही अगर स्टंप्स की कॉल ना करता तो वो आउट था, वो साफ साफ हिट विकेट थी, उसने जो है वो पैर से रोकी और अंपायर ने स्टंप के उसने साथ ही बल्ला मार दी। अगर खुदा ना खास्ता वो ना होता, अगर अंपायर जो है वो ना देता, और अगर पाकिस्तानी अंपायर ही आपको पता है सामने खड़ा हुआ था, अगर वो ना होता तो कोई और प्लेयर होता या कोई और अंपायर होता तो पाकिस्तान के या रिजवान को जो है उसने साफ साफ कहना चल मेरा पुत्र छुट्टी कर, या कोई तमीज ही खेडन दी। यानी कि ये तो एक बेसिक चीज है। रिजवान को जो है इस वक्त 200 से ज्यादा मैचेस हो गए पाकिस्तान के लिए खेलते हुए, तो रिजवान को इतनी सी तो सेंस होनी चाहिए ना कि भाई ये हम नहीं कर सकते, ये हमारा काम नहीं है, ये अंपायर्स का काम है स्टंप्स को ऐसे साइड पे करना और कहना कि भाई दिन मुक्के है जाओ जाके रेस्ट करो। तो खैर बाबर आजम को जो है और रिजवान को दोनों को कल बहुत लंबा जाने की जरूरत है, क्योंकि अगर बाबर या रिजवान में से कोई जल्दी आउट हो गया तो फिर एक ही प्लेयर रह जाएगा, फिर वो बेशक बाबर के साथ सलमान अली आगा हो या रिजवान के साथ सलमान अली आगा हो, है फिर यही एक प्लेयर। हमें पता है कि एंड पे पाकिस्तान ने करना कोलैप्स ही है, तो उम्मीद है कि बाबर आजम अपनी फॉर्म को वापस गेन करेंगे, अपने कॉन्फिडेंस को हाई करेंगे, मुराल को हाई करेंगे
और जिस तरह की बाबर आजम ने शॉट्स मारी हैं, बाबर आजम ना तो पहले मैच के अंदर कहीं लग रहा था कि बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है, ना दूसरे मैच की पहली इनिंग में लग रहा था और ना अभी लग रहा है, क्योंकि जितने खूबसूरत उसने चौके मारे हैं, जितनी खूबसूरत एक एक बॉल के ऊपर जो है ना वो किताब लिखी जा सकती है, जितनी प्यारी उसने ड्राइवें मारी है ना, जितनी प्यारी उसने शॉट्स मारी हैं, शॉट सिलेक्शन बाबर आजम की एकदम एक्यूरेट। बाबर आजम कोई जल्दी के चक्कर में नहीं है, बाबर आजम को जो बॉल मिल रहा है उसे मार रहा है, जो नहीं मिल रहा है उसे सिंगल कर रहा है, जो बहुत अच्छा बॉल है उसे रोक रहा है या लेफ्ट कर रहा है। टेस्ट में चाहिए भी यही होता है। तो बाबर आजम इस वक्त बिल्कुल बेहतरीन जा रहा है, बस इसी तरह जाता रहे, अपना जो मोमेंटम है उसे गेन करे बस। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह कल दिन के इख्तिताम पे कि चौथे दिन में क्या होता है। अभी के लिए इतना ही, बाय।